स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान यानी जो आपका सोशल साइंस को जो आपका एग्जाम होगा 28 जून को जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसका आज हम लोग जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और देखिए आपका जो 28 जून को जो आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा और इसका बाद आपको 5 जुलाई को साइंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो विद्यार्थी जो है टर्म 1 में संस्कृत का एग्ज़ाम दिए थे टर्म 1 में, वही विद्यार्थी जो है 7 जुलाई को टर्म 2 का भी जो है संस्कृत का एग्ज़ाम देगा। अन्यथा कोई विद्यार्थी जो है टर्म 2 में आपका जो संस्कृत का एग्ज़ाम नहीं देगा। जो टर्म 1 में दिया वही जो आपका टर्म 2 में एग्ज़ाम देगा संस्कृत का। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्या देंगे तो 28 जून के लिए सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बना रहिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत आता है सीधा कमेंट में बताइएगा, उसका मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में हल लेकर आऊँगा। और देखिए आपका जो सोशल साइंस एसएसटी का इसमें भी आपका सेम और सेम पैटर्न रहेगा जैसा कि आपका मैथ में पैटर्न रहा था। ठीक है, तो मैथ में जैसा क्वेश्चन पूछा गया तो सेम और सेम पैटर्न इसमें भी रहेगा। जैसा जैसा पैटर्न था जिसमें आपको जो है सबसे शुरू में आपको जो सेक्शन ए वाइज बांटा था, इसमें अ है ब है और इसी प्रकार कुछ सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन ए में जैसे 7 क्वेश्चन पूछा, 5 को का आपको उत्तर देना था और एक अंक मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिया जाता। उसी प्रकार सेम प्रोसेस आपका एसएसटी में जिसमें 7 क्वेश्चन पूछेगा। शुरू बार आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, ठीक है, उसमें 5 को सही उत्तर देना। उसी प्रकार आपका जो 7 फिर से पूछेगा आपका शॉर्ट में है, जिस प्रकार आपका सेक्शन भी मैथ में पूछा था। ठीक है, इसमें भी 5 का उत्तर देना, इसमें लेकिन अंक बदल जाएगा, एक क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 3 नंबर। और बात करें आपका लॉन्ग प्रश्न जो आपका सेम और सेम मैथ की तरह 5 पूछेगा, 3 का प्रश्न का उत्तर देना है और इसमें आपको 15 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो सेम पैटर्न वैसा ही रहेगा, घबराइएगा मत, वीडियो का अंत जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ आपको जो इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो सबसे शुरू में खंड पूछेगा जिसमें आपको अति लघु उत्तर यानी कहें तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 को पूछेगा, 5 को का उत्तर देना, इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं और क्या क्या आपका जो प्रश्न पूछा सभी को अच्छी तरह से देखेंगे और हर एक प्रश्न को आप जो पूरी अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा प्रश्न भी पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका पूछता है कि आपका जो धुरी शक्तियाँ में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे। जो धुरी शक्ति थे उसमें से मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे, तो पहला था जर्मनी, इटली हो गया, जापान हो गया और मुख्यतः धुरी राष्ट्रों में जो देश शामिल थे जर्मनी, इटली, जापान क्या तो धुरी शक्तियों में जो शामिल थे। और आपसे एक प्रश्न कि मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये इसका उत्तर होगा मालूम तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपको जो इसका आधार पर ये भी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, देखिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न पूछता है स्लीपर, जो स्लीपर से है आप क्या समझते हैं, स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं उन्हें स्लीपर कहा जाता है। मतलब जो आपका रेल का पटरी जो रहता है इस प्रकार का, जिसका आर पार रहता है, जो लकड़ी जैसे इस प्रकार का आर पार लकड़ी रहता है उसको जो है पटरी को उनकी जगह पर, जैसे पटरी यहाँ से हिले न इसी पर रोकने के लिए जो क्या करता है स्लीपर को लगाया जाता है, स्लीपर इसी को कहते हैं। ठीक है, और उसका बाद देखिए आपका जो 3 नंबर का प्रश्न पूछता है कि आपका जो निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं, निर्धनता रेखा किसको कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसका बेसिक समझिए, निर्धनता रेखा होता है क्या, जिसके जो व्यक्ति के पास जो है 3 आवश्यकता जैसे पूर्ति कर नहीं पाते। जैसे पहला होता है क्या, कपड़ा होता है। ठीक है, पहला होता है कपड़ा, दूसरा होता है माँ से मकान हो गया और तीसरा होता है रात से रोटी। ये तीनों के मतलब ये तीनों जिस व्यक्ति के पास नहीं है वो इसमें निर्धनता रेखा से नीचे आता है। तो देखिए उत्तर में क्या कहा है तो उसको देखेंगे। निर्धनता रेखा जो है गरीबी मापने की एक रेखा है एवं उच्च आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा कहते हैं। ठीक है, तो निर्धनता रेखा अगर आपको पूछता है कि निर्धनता रेखा में कौन सा व्यक्ति आएगा तो ये 3 जो अभी मैंने बताया
तीन आपको जो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा एकदम फुल मार्क्स देगा। कितना? 2 नंबर फुल मार्क्स देगा, वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो। और निर्धनता रेखा क्या होता है? निर्धनता रेखा जो आपका गरीबी मापने का एक रेखा होता है, ठीक है, कि कौन सा मतलब जिसके पास ये तीन चीज़ नहीं है वो क्या गरीब है नहीं है, उसी को कहते हैं निर्धनता रेखा। और एक उच्च आमदनी से कम आमदनी, मतलब जो कोई व्यक्ति साल के जो है महीना के 1000 कमाता है, कोई व्यक्ति महीना के 500, कोई व्यक्ति महीना के 20,000 कमाता है, इसी को कहते हैं निर्धनता रेखा को नापा जाता है इसी को, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न पूछता है सार्वजनिक, ठीक है। सार्वजनिक मतलब जो इससे पता चलता है कि सभी को, ठीक है, सभी को वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से क्या अधिप्राप्त अनाजों को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। केंद्र सरकार हो गया भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो है, ठीक है, जो किसान जो है क्या किसान को अधिप्राप्त अनाजों को विनियमित, मतलब जो किसान जो है उनके द्वारा जो मतलब जो राशन आता है राशन दुकान में, उसके माध्यम से गरीब वर्गों में बांटता है। जब मतलब जैसे कोऑपरेटिव होता है उसमें किसी को चावल देता है, किसी को गेहूं देता है, मतलब सभी को, जिसका लाल कार्ड है उसको गेहूं चावल देता है, उसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मतलब जो राशन जो आता है सरकारों द्वारा जो गरीबों में बांटा जाता है उसी को क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए अगर आप जो समझ भी जाते हैं तो आप मुझे इससे अपना अपने आप में उत्तर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अपने शब्द में उत्तर भी दे सकते हैं, क्योंकि जो आपका सामान्य निर्देश उसमें बताया गया है। अपने शब्दों में उत्तर दे विद्यार्थी, तो जो समझ में आता सीधा लिखिए, इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है, उसके बाद तो समझेंगे तो अपने आप से भी उत्तर दे देंगे। और वीडियो का हर एक प्रश्न जो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये वीडियो का हर एक प्रश्न पूरे अच्छी तरह से देखिएगा और दोस्तों के साथ सिर्फ आपको जो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो भी चैप्टर से रिलेटेड है सभी को कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 5 नंबर का पूछता, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? जो भारत है, भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वास्थ्य विधिक संस्था है। इसकी स्थापना मतलब जिस सीधा आपको लिखेगा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया है? तो 12 अक्टूबर 1933 को, 12 अक्टूबर 1993, ठीक है, 1993 को मानवाधिकार का आयोग गठन किया गया। सिंपल आंसर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका जो 6 नंबर का प्रश्न पूछता है कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? जो शिक्षा है उसका अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकारियों में से एक है, जो शिक्षा होता है वो जो मौलिक अधिकारियों में से एक मौलिक अधिकार भी आपको जो इसमें बताया जाएगा। और जिसमें 6 से लेकर 14 साल के उम्र के हर एक बच्चे को मुक्त एवं जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। देखिए आपको शिक्षा से अधिकार जितना भी 6 से लेकर 14 साल तक के जितना भी बच्चे हैं उनके लिए मुक्त शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना, इसी को कहते हैं शिक्षा अधिकार। तो खुद पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, SST समझिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न पूछता है आपका मानसून जो है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मतलब जो मानसून जो एक स्थान पर रुक जाता है, विराम रुक जाता है, उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मानसून में विराम का अर्थ क्या अर्थ? वह शुष्क समय में है जिसमें वर्षा नहीं होता, कुछ ही दिन मानसून वर्षा होता है फिर रुक जाता है। तो मानसून में विराम अर्थ का क्या मालूम होता है? तो शुष्क जो आपका समय होता है, शुष्क समय है जिसमें वर्षा नहीं होता, गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं होता, कुछ ही दिनों में मानसून जो वर्षा होता है फिर भी रुक जाता है। जैसे अभी बरसात है, कुछ दिन चलेगा फिर रुक जाएगा, इसी को कहते हैं क्या? मानसून विराम में से आप विराम से आप क्या समझते हैं इसी को, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ टोटल 7 कराया है, जिसमें आपको जो है अति लघु उत्तरीय, ठीक है। उसके बाद खंड अ में जो आपका अति लघु उत्तरीय था, खंड बा आपका लघु उत्तरीय यानी कहें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें 7 पूछेगा। सेम वही प्रोसेस है, 5 को उत्तर देने, लेकिन इसमें अंक बदलेगा, कितना? एक प्रश्न पर 3 नंबर देगा, ठीक है। तो प्रश्न आपका पूछता है कि नाची जो लोग है, नाची जो लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे, क्या कारण था भाई? तो नासी लोग जो द्वारा यहूदियों से घृणा करने का निम्न वजह था। देखो पॉइंट में जितना हो सके आप जो SST को अपने उत्तर में समझ कर जितना भी पॉइंट में इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पॉइंट में इसको अपने आप से समझ कर उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट है आपका नासी विचारधारा के अनुसार नस्ल है
जो नस्लें श्रेष्ठता के आधार पर युद्धीय विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी के सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदिया ही भी था। दूसरा क्या होता है, यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटू कहा जाता था। जो यहूदी लोग हैं जर्मन समाज से बिल्कुल अलग रहते थे, कोई जो मतलब नहीं था, और जहाँ पर वो रहते थे उन्हें घेटू नाम से जाना जाता है, घेटू जगह के नाम से, ठीक है। जर्मन के अनुसार यहूदी जो आदतन हथियार और शुद्ध खोर थे। क्या, तो जर्मन के अनुसार यहूदी जो आदतन, ठीक है, आदतन हथियारे भी थे और शुद्ध खोर थे। यहूदियों लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन देने का जो है धंधा करते थे। यहूदियों को है मुख्य रूप से व्यापार भी चलाता था और धंधा उधार देने का जो है जो धंधा भी करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो 9 नंबर का प्रश्न पूछता है कि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ। 2 कारण बताइए। तो इसका जो पहला कारण, जो उस काल को जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ जिसके प्रमुख मुख्य कारण है। 2 को पूछा, 2 को बताना है, तो कौन कौन सा है। तो आपका जो क नंबर का पॉइंट हो जाएगा, अंग्रेज ने जो व्यवसायिक फसलों, कौन सा फसल था, तो पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया। क्योंकि इन जो खेती जो पटसन था, गेहूं था, गन्ना, ये सबसे उनका क्या अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी, मतलब जो उनसे ज़्यादा कमाई होता था, इसीलिए ये सब की खेती किया करते थे। कौन, तो अंग्रेज, ठीक है। देखिए आपका जो ख नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी जो है व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा गया। मतलब इंग्लैंड जो था इन्हीं फसलों को, कौन सा, कपास हो गया, गेहूं हो गया, पटसन हो गया, इन्हीं फसलों को मांग ज़्यादा था, तो इसका जो और अधिक खेती कराएगा, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है। मतलब जो आपका जितना भी लोग हैं जो है शहरी क्षेत्र में रहते हैं और जितना जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र वाला जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता उन्हें क्यों होती है। तो देखिए चूंकि किस लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है शहरी लोगों के अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी जो आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहती है। मतलब जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा क्या ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता अधिक रहती, इसी कारण था, ठीक है। देखेंगे हम लोग जो आपका 11 नंबर का जो प्रश्न है कि किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो उत्तर हो जाएगा, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होती है। खाद्य सुरक्षा, ठीक है, तो पहला प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट। खाद्य सुरक्षा बोले तो फसल से संबंधित, तो कभी जो प्राकृतिक में कभी सूखा आ जाता है, कभी तो इतना बाढ़ आ जाता है कि सारा फसल नष्ट होता है, और इतना गर्मी पड़ता है कि सारा जो फसल जल जाता है, जिसके कारण से क्या, तो फसल पर नुकसान होता है। खाद की कमी के कारण जो इसका जो दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मूल्य जो इसका बढ़ जाता है। कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर जो खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। जो गरीब लोग रहते हैं क्या जो आपका ऊंचे मूल्य पर, यानी जैसे अभी जो तेल का भाव ज़्यादा है, ठीक है, तेल का भाव ज़्यादा है, तो गरीब लोग जो है थोड़ा थोड़ा तेल खरीदते होंगे, ना कि 1 लीटर तुरंत ले आते हैं। तो जितना जिसका शक्ति होता है उतना खरीदते हैं, उतना का उनका जो काम चलता है उन्हीं से, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो 3 नंबर का जिसका पॉइंट हो जाएगा, इसका पॉइंट 3 नंबर, व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है जो हजारों लोगों की क्या मौत का कारण हो सकता है। देखिए अगर जो आपका जो वस्तु है जिससे फसल नष्ट होता, प्राकृतिक संपदा, मतलब प्राकृतिक से कभी सुखाड़ आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है जिससे फसल नष्ट हो जाता है, और फसल की महंगाई इतनी अधिक हो जाती है, इतनी अधिक खाद्य पदार्थों की, जिससे भूखमरी जो अकाल जो है पैदा हो जाता है, और इसमें जो हजारों लोग क्या जो मर जाते हैं, यानी मौत के शिकार हो जाते हैं भूखमरी के कारण। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यदि यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति जो पैदा हो जाती है। जैसे वस्तुएं महंगाई चलते जा रही है, तो इसमें लोग क्या होंगे, मर सकते हैं, ठीक है। जिसके पास जो पैसा नहीं होता क्या होगा, भूख के मारन जो है वह मर जाते हैं।
देखिए उसके बाद जो 12 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों? लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता जो क्यों है, उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। तो कौन कारण है? तो पहला पॉइंट हो जाए, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का पॉइंट हो जाएगा, बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतांत्रिक की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे भारत एक विश्वकाल विशाल लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो है जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है क्या करता है, शासन करता है, ठीक है, ना कि राजा राज्य से चलते आ रहा राजतंत्र कहते हैं उसको, इसमें नहीं होता भारत में, ठीक है। और देखिए लोकतंत्र की बहाली के चुनाव की आवश्यकता होती है। चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। चुनाव में हम सही और मनपसंद प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। मतलब चुनाव में लोकतंत्र में कैसा क्यों चुनाव होता है, आवश्यकता क्यों होता है, तो आप खुद लिख देंगे। अगर जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा करेगा हम उसी को चुनेंगे और जिससे हमें फ़ायदा है, ठीक है, जिससे हमें फ़ायदा है। अगर वो अच्छा काम नहीं करे तो उसे बदल भी सकते, इसीलिए लोकतंत्र का चुनाव होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? जो मानवाधिकार है आप क्या समझते हैं इससे? तो उत्तर, मानवाधिकार से तत्पर उन सभी अधिकारियों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। इन अधिकारियों में जो है आपका प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने से संबंधित अधिकार और जो महिलाओं के साथ भ्रष्टाचारपूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। मतलब मानवाधिकार में क्या होता है, उन अधिकार, उन सभी अधिकार जो जीवन से स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े, तो मतलब इसमें आपको जो स्वतंत्रता है, समानता है, इससे जुड़े अधिकार को क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आपका, जो नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है कि देखिए उष्णकटिबंध जो आपका उष्णकटिबंध पर्णपाती वन को वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखे। तो उष्णकटिबंध पर्णपाती वनों का वर्णन करना, ठीक है। तो ये वन जो प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और जो उत्तर प्रदेश व बिहार मैदानी भागों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय, तो भारत एक जो है प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। 3 और समुद्र से घिरा जो देश है अपना भारत, वो प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। तो इसमें अधिकतर कहाँ? उत्तर प्रदेश और बिहार जो मैदानी भागों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा वृक्ष? उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, ठीक है। और आपका जो भारत में ये वन बहुत में पाए जाते हैं, इनमें मतलब बहुत अधिक पाया जाता है इनमें। इनसे जो है इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। इन्हें मानसून में वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंध वर्षा वन को। और जो पर्णपाती वन है, ठीक है, ये वन जो आपका 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पर जो क्षेत्र में 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंध पर्णपाती वन पाया जाता है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। मतलब कहें तो इन्हें शुष्क यानी जैसे गर्म पर्णपाती वन हो गया, आर्द्र और सुखार, इसी को कहते हैं क्या? पर्णपाती वन। और आपका जो नेक्स्ट आगे है कि देखिए आपका जो सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन जो एक वृक्ष है, और बांस जो है, साल हो गया, शीशम हो गया, चंदन, रवेर, कुसुम और अर्जुन और शततुत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाले प्रजातियां है, ठीक है। तो इसे आपका जो ये आपका जो यहाँ से कुल 14 प्रश्न कराया गया, जिसमें आपको 7 इसमें अति लघु उत्तरीय था और 7 आपका जो लघु उत्तरीय था। उसका बाद हम लोग देखेंगे खंड सा, जिसमें आपको जो दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। 5 प्रश्न पूछेगा टोटल। और इसमें आपको जो खास बात है कि इसमें आपको एक भारत का चित्र से संबंधित प्रश्न भी पूछेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और आपको इसमें टोटल 3 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न में आपको 5 नंबर देगा। 15 नंबर का प्रश्न है, तो देखेंगे हम लोग इसको भी आज की इसी वीडियो में। तो वीडियो को आप जो अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए आ गया आपका खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको पैटर्न इसका मालूम होगा, सेम पैटर्न आपका एग्जाम में भी इसी तरह कराने वाला है, इसलिए घबराइए मत। दोस्तों के साथ सिर्फ आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। और जो भी चैप्टर में दिक्कत होता है, जहाँ से दिक्कत हो, जो प्रश्न में
कमेंट में बताइएगा, बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं लेना। तो प्रश्न पूछता है, नासिर ने जनता पर पूरे नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। देखिए आपको इसमें समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आप समझ लेते तो आप क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर कर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर हो जाएगा, हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्था को समाप्त करना शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया। जिसका आपका जो दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट आपका जो जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड ने उनका रास्ता आसान हो गया, अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी को छीन ली गई। अग्निकांड जब हुआ था इसमें उनका रास्ता जो आसान हो गया था, जिसके कारण 28 फरवरी 1933 को क्या किया, उनका जो प्रेस एवं सभा करने वाला आज़ादी को छीन लिया गया, ठीक है। 3 नंबर का पॉइंट हो जाएगा, 3 मार्च 1933 को जर्मनी ने प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दिया। 3 जनवरी 1933 को क्या किया, जर्मनी ने विशेष क्या किया, अधिनियम ऐसा किया कि जिससे तानाशाही स्थापित हो गया। तानाशाही बोले तो राजतंत्र जैसा ही एक जो ये आपका जो रहता है, जिसमें प्रजातंत्र नहीं होता, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें कि ट्रेड, क्या ट्रेड, तो ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगाया गया, यानी रोक लगाया गया। और व्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। जितना भी मीडिया वाला है, जितना भी आपका न्यायपालिका है, सेना पर राजा ने जो पूरी तरह से क्या नियंत्रित स्थापित करनी है, उस पर नियंत्रण कर लिया। आपका जो नेक्स्ट छठा पॉइंट था, पूरे समाज को नासिक के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, ठीक है। क्या किया गया, इसी प्रकार ये आपका जो टोटल 6 पॉइंट था, तो 6 को समझिएगा। और आपको जो इसको अगर आपको जो है सटा कर लिखते, मान चलिए पॉइंट नहीं देते तो इसमें आपको ज़्यादा नंबर नहीं देगा। तो जैसे जैसे पॉइंट है, तो जैसे जैसे पॉइंट को आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए आपका जो 16 नंबर का प्रश्न पूछता, निम्नलिखित पर टिप्पणी डालिए, ठीक है, यानी कमेंट। टिप्पणी किसको बोलते हैं, कमेंट को, हिंदी इसका मीनिंग हो जाए टिप्पणी। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी डालना, पहला आपका जो है कि न्यूनतम जो समर्थित की कीमत, इस पर आपको टिप्पणी डालना है। तो न्यूनतम समर्थित मूल्य वो मूल्य है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। जब भारतीय खाद्य निगम अधिवेश उत्पादन वाले राज्यों में किसान से गेहूं और चावल खरीदता है, तभी किसानों को उनके फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत भी कहा जाता है। मान चलिए किसान जो है किसी वर्ष जो है कम अनाज उपजाता है और जिसमें उनको जो वही रेट दिया जाता है जो कि पहले के रेट दिया जाता था। मान चलिए पहले जो आपका जो किसान को 12 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं को लिया जाता था, और इसमें जो महंगाई भी बढ़ी है और फसल भी कम है, लेकिन सरकार क्या करता, तो उन पर यही काम करता है कि 12 रुपये किलो ही आपसे अनाज लेंगे। तो ये दरअसल क्या है, अन्याय है, क्योंकि महंगाई भी अधिक है और किसान का पास ज़्यादा अनाज भी नहीं है, तो उन्हें अधिक पैसा से आप क्या खरीदना चाहिए, राशन खरीदना चाहिए, ठीक है। और ये राशन खरीद कर क्या करता है, तो राशन को जो दुकान होता है कोऑपरेटिव, उसमें जो क्या करते हैं, जो सरकार ला जाते हैं किसके मदद से, किसान से ही पैसा लूट कर। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। खान नंबर का आपका जो हो जाएगा कि बफर स्टॉक पर आपको क्या करना है, टिप्पणी डालना है। बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय क्या कीमतें को एक निश्चित सीमा से नीचे गिरने से रोकने के लिए क्या स्टॉक खरीदती है और स्टॉक करती है। मतलब जो बफर स्टॉक एक प्रणाली है, क्या प्रणाली है, जब अच्छी फसल के समय, ठीक है, कीमती के निश्चित सीमा जब गिरने लगती है तो इसको बफर स्टॉक में रख दिया जाता है। और जब माल खत्म होता है, जब जो वस्तुएं खत्म होते हैं, तब इसको स्टोर से लाकर फिर पुनर्पित बेचा जाता है, जो कि उसी भाव में बेचा जाता है, ना कि जो इसे सस्ता माल में बेचते हैं लेकिन भाव उसी रहता है। निर्गत कीमत क्या है, तो जब सरकार जो द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। मतलब जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों से बाजार कीमत कम कीमत पर अनाज का वितरण करता है,
उसी को कहते हैं जो आपका क्या कहते हैं, कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग जो नेक्स्ट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 17 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो है वर्णित मौलिक अधिकारियों की व्याख्या करें। तो मौलिक अधिकार टोटल कितना होता है? तो टोटल मौलिक अधिकार आपका 6 होता है। पहला हो जाएगा, और पहला हो मतलब आपको जिसमें वेरी शॉर्ट में पूछता मौलिक अधिकार टोटल कितना है, तो 6 है। नाम पूछेगा तो सीधा लिख दीजिएगा, जैसे अभी मैंने जैसे जैसे बता रहा हूँ सभी को अच्छी तरह से लिखिए। ठीक है, तो पहला में आपका समानता का अधिकार, तो इसका अर्थ है कि संविधान भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के भेदभाव नहीं करेगा। यही है समानता का अधिकार, यानी जाति भेदभाव के रूप में इसको समानता का अधिकार कहा गया है। 2 नंबर का पॉइंट हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत के सभी नागरिक को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्ति को विचार के प्रचार से स्वतंत्र प्राप्त है। शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी स्वतंत्रता बोले तो जो भी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, इसी को कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो व्यक्ति शांति से नहीं रहता है, जो व्यक्ति को शांति से नहीं रहा जाता है समाज में, उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसको समझिए। अगर देखिए, अगर आपको जो इतना लंबा नहीं लिखना तो समझ लीजिए, समझने में आसान होता है, और समझकर ही उत्तर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर का पॉइंट हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करता, यानी कोई किसी का देख रेख नहीं करता है, जैसे हरिजनों, स्त्रियों, वुमेन, कृषकों का शोषण नहीं क्या करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे धर्म चुनने का अधिकार, इसी को कहते हैं धार्मिक अधिकार। जैसे कोई व्यक्ति मुसलमान है तो हिंदू में रह सकता है, हिंदू है मुसलमान में रह सकता है, सिख ईसाई में रह सकता है, ईसाई सिख में रह सकता है, हिंदू सिख में रह सकता है। इसी प्रकार धार्मिक किसी भी कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उस धर्म में हम जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकता है। 5 नंबर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, इसी को कहते हैं संपत्ति। और छठा हो गया है कि संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। तो भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिक के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षा रखने का अधिकार है। देखिए, आपको जो वेरी शॉर्ट में पूछा है तो टोटल 6 ये बताया। ठीक है, मुख्य रूप से आपका जो मौलिक अधिकार 6 होता है। 7 यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका वर्णन करना है, तो इसलिए 7 दिया है। मुख्य पूछेगा तो 6 दीजिएगा, इनमें से 6 दे दीजिएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये नहीं लिखे है तो चलेगा। तो इस अधिकारों का यह अर्थ है कि नागरिक अपने संविधान अपने जो है अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। उसके बाद देखिए हम लोग 18 नंबर कि शीत ऋतु जो है ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताएं। तो शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता निम्नलिखित है। दिन गर्म और रात ठंडी होती है शीत ऋतु में। और 2 नंबर का पॉइंट हो जाए शीत ऋतु जो आपका नवंबर का आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। नवंबर में जब स्टार्ट होता है और फरवरी तक रहता है, यानी ठंडा, जिसको ठंडा का मौसम कहते हैं। शीत ऋतु में तापमान जो है दक्षिण में उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। जब तापमान जो है दक्षिण से उत्तर जाता है, इसका तापमान क्या जो घटता है। और चौथा हो गया भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होकर इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर जो होती है, तो तमिलनाडु के क्या होता है, तट पर होता है। और 5वां पॉइंट हो गया आपका शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। यानी ठंडा का मौसम में सिकुड़ जाता है, आदमी इसी को कहते हैं। ठीक है, जिसमें आसमान साफ होता है, तापमान पूरा कम होता है, जिस कारण आदमी को ठंडा लगता है। आर्द्रता यानी नमी जो कम होता है, जिसमें नमी को कहते हैं गर्म, जिसमें रहता है, जिसमें कपड़ा जो बाहर नहीं सूखता, इसी को कहते हैं नमी, आर्द्रता। ठीक है, और छठा पॉइंट हो गया यह कम दाब वाली प्रणाली है। भूमध्य रेखा भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतल काल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात
हो गया। इसी प्रकार आपका जो लास्ट प्रश्न 19 नंबर का है, इसको ध्यान से देखिएगा कि दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वनों को छायांकित, मतलब आपको जो एग्जाम में भारत का मानचित्र दिया रहेगा और इसमें अगर पूछेगा कि जहाँ जहाँ पर्वत वन उनको छायांकित कीजिए, या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होता है उसको छायांकित कीजिए, या भारत में पठार कहाँ है उसको छायांकित कीजिए। अगर आप चाहते कि भारत का एक नेक्स्ट वीडियो में मैप सहित आपको समझाने का प्रयास करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैप से इसको एक बार समझते तो पूरा भारत का कंसेप्ट आपके सामने है और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आपको जो पर्वतीय वन कौन सा है, तो देखिए पर्वतीय वन जहाँ जहाँ आपको जो मैं करूँगा वहीं वहीं पर्वतीय वन हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुल यहाँ जितना भी ये कलर आपका दिख रहा है ये कलर वाला, ठीक है, यहाँ हो गया, थोड़ा सा इधर ले लीजिए और थोड़ा आपका इधर, ये सब आपका जो पर्वतीय वन है, ठीक है, पर्वतीय वन है, ठीक है, पर्वत वाला वन इसी में आता है, क्योंकि यहाँ अधिक आपका हिमालय है। हिमालय कहाँ, तो ऐसा ही आपका जो हिमालय नीचे शिवालिक है, ऊपर है आपका महान हिमालय, तो हिमालय को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, पर्वतीय वन हो गया। जिसे इस प्रकार यहाँ पर कुछ फिगर भी ड्रॉ है, जिसमें आपको जो ये कलर मैंने अभी बताया तो ये कलर पर्वतीय वन था, और जैसे जैसे कलर है उसे उसे आपका जो वन इनमें निर्धारित है। और इसमें अगर पूछे कि 200 सेंटीमीटर कम वर्षा कहाँ होता है, 100 सेंटीमीटर वाले कम वर्षा क्षेत्र पर जो आपको भारत का क्षेत्रफल को मापिए, कहाँ कहाँ, मतलब अगर भारत की आकृति देता और ये सब आपको कहता है तो इसमें दिक्कत नहीं लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका मैप वाला वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ भारत का मैप रहेगा और ऐसा प्रश्न का उत्तर कराया जाएगा। तो चाहते तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपका जो टोटल यहाँ पर 19 प्रश्न कराया गया, खंड आ ब और ख मिलाकर 3 सेक्शन वाइज मिलाकर कराएगा। सेम पैटर्न एग्जाम में ऐसा ही रहेगा। जो भी चैप्टर में दिक्कत हो तो जहाँ से दिक्कत हो तो जो भी आपका क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो जरूर शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।